बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गले में फंदा आ जाए तो जिंदगी के लिए हाथ पांव मारने ही पड़ते हैं। कराची का हाल इस वक्त ऐसा ही है। ये शहर एक लाइफ लाइन है। पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, पूरे मुल्क को पालता है, मगर कई अरसे से 2.25 करोड़ वाला ये शहर मसाइल की आमाजगाह बना हुआ है। और हालिया बारिशों के बाद तो कराची की तबाहकारियां जबान ज़द-ए-आम है। बिलाखिर कराची के सिसकती बिलकती आवाम की आहोकारियां सुनकर फौज और विफाक दोनों कराची मिशन पर निकल पड़े और एक मजबूत मरबूत हिकमत अमली मुरतब की गई। कराची प्लान के तहत 1100 अरब पैकेज का ऐलान किया गया। बड़े बड़े मंसूबों की बातें की गई और कहा गया कराची के ठोस विजन पर अमल दरामद यकीनी होगा। ये सुनकर तो चश्मे माँ रोशन दिल माशात का सा हाल हुआ। मगर सवाल यहाँ ये कि इस तरह के ऐलान तो माजी में भी किए गए, कई फंड्स का ऐलान भी किया गया, मगर कराची का मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं निकाला गया और सब सियासत की नजर हो गया। अब सवाल यह है कि कराची के मसाइल हल करने के लिए सिर्फ फंड्स ही दरकार है या फिर नीयत और अहलियत भी चाहिए। अवामी राय जान लेते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। जी बिल्कुल, 1100 अरब मिल तो गए, लेकिन ये पता नहीं है कि कब लगेंगे, कैसे लगेंगे। बेड़ा गर्क हो चुका है हमारे मुल्क का। क्या पैकेज का ऐलान किया, वो सारे ये लोग खा जाएंगे, बस क्या बनाएंगे। रोड देखेंगे, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरे को पता है। कल मैंने इसके बैरिंग बनवाए हैं, एक दिन चलाते हैं सारे बैरिंग टूट जाते हैं, कोई काम नहीं कहलाता है। सारे खड्डे खड्डे पूरे कराची की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। लेकिन माजी की तारीख ये बताती है कि सिर्फ ऐलानात होते रहते हैं लेकिन अदायगी नहीं होती। मसला ये है कि कराची वालों को काम होना चाहिए। तो पैकेज का सिर्फ ऐलान हुआ है, समझे, यानी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि ये अमाउंट किसी थर्ड पर्सन आदमी के हाथ में होनी चाहिए, ना वफाक के हाथ में हो ना सूबाई सिंध के हाथ में हो। जी देखिए, हम कराची के लोग पहले भी बहुत ऐलानात सुन चुके हैं। इससे पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ने 160 अरब का गालिबन पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें से रिकॉर्ड पर है एक ढेला भी नहीं मिला। नीयत देती है, फंड दोनों ज़रूरत है। अगर नीयत देखती है तो जैसा इमरान खान नेक आदमी, ईमानदार आदमी है, अगर तो उसकी टीम सही नहीं तो काम नहीं कर पा रही है। भाई पहली बात तो नेक नियति और सबको मिलके काम करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो रहा है। आवाम को ये समझ आनी चाहिए कि जो जिम्मेदारी जिसकी है, जिस इदारे की है, अगर वो इदारा सिर्फ बयानात के हद तक लोगों को गुमराह कर रहा है तो उस इदारे से बात होनी चाहिए, बाज़पुरस होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आप सिंध गोरो अभी तो रोड़े डाल लें, आप खुद देख ले। कल पीपल्स पार्टी के अपने बिलाल साहब निकले हैं, उन्होंने सबको देखकर बातें करे, हमने ली, हमने पैसे। भाई अल्लाह के वास्ते कराची वालों को काम करने दें। कराची वाला तबाह, अरबों रुपए का नुकसान हो लोगों को। कराची बिजनेस मैन का अरबों रुपए का नुकसान। सिराज कासिम तेली क्यों चिल्ला रहा है? तो मेरी दरख्वास्त ये है कि कराची के नुमाइंदों को साथ मिला के चलें, उनको उनका जायज़ हक दें, उनको लेके चलें। उनमें टैलेंट मौजूद है, उनमें सलाहियत मौजूद है, वो कराची की मेहनत नक्शा बदल सकते हैं, बशर्ते कि उनको फ़ंड फराहम किया जाए और इज़्ज़त दी जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बिलाल गफ्फार साहब, MPA हैं, PTI से ताल्लुक़ है। थैंक यू वेरी मच सर। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे वसतुल्लाह खान साहब, कॉलम निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। और हाफिज़ नईम साहब हमें अमीर जमात इस्लामी हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। जैसे कि कराची के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए बिलाखिर वज़ीर आज़म साहब आ ही गए, देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन ये बताइएगा कि कराची वालों की उम्मीदों पर कितना पूरे उतरे हैं वो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू शाजिया फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जो 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, और जो कराची के जो हालात हैं, तो आपने देखा कि जो कराची में जो हालिया बारिशें हुई, जो तबाहियाँ हुई, कराची में पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, न सीवरेज सिस्टम था, न रोड्स थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, न पीने को पानी है, पानी की शॉर्टेज है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, नाले के जो आपने देखा होगा उनके ऊपर इंक्रोचमेंट है। तो ये 12 साल से प्रॉब्लम कराची वाले फेस कर रहे हैं। ये तो इस हुकूमत की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप देखें कि ये जो ओवरनाइट ऐसे हालात नहीं होते जो कराची के हुए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कराची की किसी ने ओनरशिप ही नहीं ली। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कराची का मैंडेट है, हमारे 14 MNAs है और 22 MPAs हैं। तो हमारी ये काफ़ी अरसे से प्राइम मिनिस्टर साहब से एक डिटेल डिलिब्रेशन चल रही थी कि हमें कराची वालों के लिए कुछ करना है। प्रॉब्लम आ रही थी 18th अमेंडमेंट के, उसमें जो काफ़ी जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, लोकल बॉडीज़ का जो सारा है, उसमें जो सारे अख्तियारात थे वो या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास थे या लोकल गवर्नमेंट के पास थे।
तो एक तो मैं इस बात पे आज आपके प्रोग्राम में कहना चाह रहा हूं कि कराची का जो परमानेंट सोल्यूशन है वो है आर्टिकल 140A में, जो कहता है कि आपका जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो उसको एम्पावर करे, उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें, उनको रेवेन्यू रेज करने की इजाजत दी जाए। और वो मेयर जो होते हैं ना, पूरी दुनिया के आप देखें मेयर्स की अगर आप स्टडी करें, चाहे न्यूयॉर्क हो, आपका लंदन हो या दूसरे शहरों में भी देख लें, तो मेयर्स पूरे सिटी चलाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि जितनी सिविक एजेंसीज हैं वो अंडर वन अम्ब्रेला हैं, और आपके जो एम्पावर्ड मेयर हो वो सारी चीज़ें जो चाहे आपका सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, पानी है, जो जितने भी आपके सिविक इश्यूज हैं वो मेयर शुड बी रिस्पॉन्सिबल विद फुल अथॉरिटी। ये हमारा ये एक मौकफ है। जाहिर है कराची के जो हालात थे इसमें प्राइम मिनिस्टर इग्नोर नहीं कर सकते थे, तो एक हिस्टोरिकल पैकेज जो है वो कराची के लिए अनाउंस हुआ है 1100 बिलियन रुपीस, 1100 अरब रुपए का जो बजट है इंशाल्लाह ताला वो अगले 24 से 30 महीने में कराची में लगेगा। और जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, इससे कराची ट्रांसफॉर्म होगा। और ये मैं आपको आज बताने चला हूँ कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेड़ा उठा लिया है कि कराची को रिबिल्ड करेगी। ठीक है बिलाल साहब, एक सवाल जो कि यहाँ के अवाम, जैसे कि आपने कहा कि कराची के लोगों ने एमक्यूएम के पहली दफ़ा एमक्यूएम के बजाय पीटीआई को वोट दिया। 2 साल कराची को इग्नोर किया गया, जो अवामी राय की बात कर रही हूँ। प्रायोरिटी बेसिस पे कराची के इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए था, ये गिला अवाम को है। प्राइम मिनिस्टर को तवातुर के साथ तो नहीं, लेकिन उनको ज्यादा दौरे करने चाहिए थे कराची के, वो एक गिला है। तीसरा ये है कि अभी भी सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं। आपने 1100 अरब की जो बात की है, 162 अरब की भी पहले बात की गई थी, वो नहीं मिले कराची वालों को, तो अब कैसे यकीन करें कि 1100 अरब मिलेंगे? शाजिया, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट सवाल पूछा है। देखें, पहले तो यह सबको समझना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सूबा सिंध में एक ऑपोजिशन में है। और तो ऑब्वियसली जिस तरह पहले मैंने आपको कहा कि जितने सिविक इश्यूज हैं उसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी आपकी प्रोविंशियल हुकूमत या जो बल्दियाती हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी थी। और मैं कहता हूं कि जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे KMC, DMC, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिनके पास अथॉरिटी थी, ये सब फेल हुए हैं डिलीवर करने के लिए। और ये हमारा काफी अरसे से प्लान चल रहा था। और ऑब्वियसली जब भी प्राइम मिनिस्टर से हमारी मुलाकात या प्राइम मिनिस्टर कराची में आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी कराची है, क्योंकि कराची इकोनॉमिक हब है। अगर आपने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं किया या इंडस्ट्रीज का जो अगर आपने प्रमोट नहीं किया, तो किस तरह आपका है ना, आप जो GDP का जो ग्रोथ है जो आपको अगले 2 से 3 साल में लाना है, विदाउट डेवलपिंग कराची इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये एक जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये इंशाल्लाह ताला इसका जो फास्ट स्पीड में चल रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी फाइनलाइजेशन भी हो गई है, उनकी सोर्सेज ऑफ फंडिंग भी फाइनलाइजेशन हो गई है। और मैं ये कह रहा हूं कि आप अगले 3 से 4 हफ्ते में आप देखेंगे कि बड़ी फास्ट स्पेस पे मूवमेंट हो रही होगी। ठीक है, वुसअतुल्लाह खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, कराची जो है इकोनॉमी हब है और पूरे पाकिस्तान को भी चलाता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। हमेशा हम डिस्कस करते हैं कराची के मसाइल पर। प्राइम मिनिस्टर साहब जो दौरे पिछले कर चुके हैं वो खास लोगों से मुलाकात करके वापस चले जाते हैं। ये जो दौरा उन्होंने कराची का किया है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? जाहिर है कि एक दिन का दौरा है, इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने यही किया जो इससे पहले पूरा 1 हफ्ता कहते रहे कि जी कराची के लिए स्पेशल पैकेज आ रहा है, और उन्होंने उसका 1.1 ट्रिलियन का ऐलान किया। और उसके बाद जाहिर है कि दूसरे दिन से जो है सवालात उठने शुरू हो गए कि कौन किसे कितना दे रहा है, क्या होगा। यहाँ मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि माजी में परवेज मुशर्रफ साहब ने बहुत हैवी पैकेज दिया था कराची को, ठीक, अगर आपको याद हो। जी सर। और उससे पहले ज़िया-उल हक के दौर में भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि कराची को बड़े हैवी किस्म के डोज दिए गए, पैकेजेस दिए गए। उससे भी पहले चले जाएं तो जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में जो कम्युनिकेशन सिस्टम था कराची का, जैसे शारा फैसल उस जमाने में डबल हुई, या लियाकताबाद में जो मार्केट बनी, या उसके अलावा जो कराची का जो ग्रेटर कराची का मास्टर प्लान था वो उनके आखिरी दौर में बना। ये सारी चीजें होती रही, लेकिन हुआ ये है इन पिछले 40-50 सालों में कि कराची में हर तरह का
बैनुल अक़वामी मयार का टाउन प्लानिंग का इदारा मौजूद था, जैसे KDA, जैसे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जैसे म्यूनिसिपैलिटी का जो सिस्टम था जो कि 1920 से चला आ रहा था, और उसी की वजह से कराची जो है वो मशरिक का यानी वो जिनेवा कहलाता था एक जमाने तक जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों में ताकत थी अपनी चीजें खुद रन करने की। लेकिन हुआ ये कि 70s में बिलखुसूस प्रोफेशनलिज्म की जगह पॉलिटिकल जो कंसिडरेशंस थी कि कौन अपना है कौन पराया है, ये जब सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से ये जो शहर है इसे नजर लग गई। इदारे वही रहे, लेकिन एक इदारे में अगर 100 आदमी परफेक्ट काम कर रहे थे तो उसी इदारे में 1000 नाअहल गुजार दिए गए। और हर पार्टी ने, हर जमात ने, हर फौजी आमरीत के दौर में यही कुछ हुआ कि अपनों अपनों में रेवड़ियां बढ़ती रहीं। जो फेवर्स थे, पॉलिटिकल फेवर्स, वो मनपसंद लोगों को ग्रांट किए जाते रहे रियासत की तरफ से। उसकी वजह से कराची को अगर कानून का खजाना भी मिल जाए तो इस्तेमाल कौन करेगा, कैसे करेगा। और जितने भी माफियाज का जो जंगल है उसके दौरान आप 1 ट्रिलियन की बजाय अगर 10 ट्रिलियन भी रख दें तो उस ब्लैक होल में कहाँ जाएगी, उसकी जवाबदेही कौन करेगा। तो मुस्तर साहब ये तो बड़ा सवालिया निशान कौन करेगा सर, ये तो बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा फिर आप माफियाज की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इमरान खान साहब ब्यूरोक्रेट के आगे और माफियाज के आगे बड़े बेबस और बेख्तियार नजर आए। तो जब माफियाज ही को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, एक मलिक रियाज तो काबू में आ नहीं सके, तो कैसे चलेंगे मामलात फिर? नहीं तो ये सिर्फ इमरान खान का तो मसला नहीं है। मुझे ये बताइए कि कौन सी हुकूमत है जिसने माफियाज के आगे जो है वो सीधा सफर हो गया और उसने माफियाज के खिलाफ जहाद किया है। उसकी वजह यह है कि माफियाज, ऐसा नहीं होता कि जी आप माफिया हैं और मैं रियासत हूँ, ऐसा नहीं है। कोलैबोरेशन होता है, नेक्सस होता है। पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल एलिमेंट और जो लॉ की मैनिपुलेशन है, ये 4 चीजें बन के माफिया को क्रिएट करती हैं। हर एक की उसमें हिस्सेदारी होती है और जिसे आप मुतसिब समझ रहे हैं वो खुद चोरों से मिला हुआ होता है, चोर खुद को मुतसिब कह रहे होते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि किसके पास कौन सा रोल है और आम बंदा जो है वो रुल जाता है। मसलन आज मुझे हंसी आती है आज के जमाने में 2020 में, जब कोई शरीफ आदमी जो किसी गुंडे के प्रेशर में आने के बाद धमकी क्या देता है, मैं थाने चला जाऊंगा। अब ये हंसने वाली बात है कि मसला ठीक है तू थाने चला जा, अच्छा फिर उसके बाद इसी थाने ने आप देखें कि मलीर डिस्ट्रिक्ट में क्या हशर किया, आप समझ रही हैं? जी जी सर। अच्छा, तो बाकी जो है ये सारी चीजें, माफिया किसी एक तजरीबी काम का नहीं कि हवा में या खला में कोई चीज है, सही। वो एक नेक्सस का नाम है और नेक्सस में पैसा होता है, पैसे के साथ क्राइम जुड़ता है और फिर या तो कमजोर लोग एलिमिनेट हो जाते हैं या साइडलाइन हो जाते हैं या फिर उस माफिया का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये चीजें इस तरीके से इन्होंने गाड़ा हुए हैं अपने पंजे इस कराची में कि कौन उखाड़ेगा और कौन नए सिरे से बनाएगा, ये पैचेस में काम हो रहा है। मसलन ये कि पूरी जो पोशाक है उसे फाड़ के नई पोशाक सीने की जरूरत है प्लानिंग के साथ। लेकिन होता यह है कि एक जगह से फटती है तो हम एक इमदाद का पैच लगा देते हैं, दूसरी जगह से फटती है तो हम 5 अरब रुपए जो है दे देते हैं। कभी वर्ल्ड बैंक की फंडिंग अपने नाम से जो है उसका इफ्तिताह कर देते हैं, कभी कर्जा ले लेते हैं, कभी ग्रांट के नाम पे। मतलब
कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन खर्च कर रहा है, कुछ नहीं पता चलता। ठीक है सर, अगर आप इजाजत है तो बिलाल गफ्फार साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगे। बिलाल साहब, बात वही आ रही है कि कानून का खजाना भी मिल जाएगा, कराची के मसाइल जो है एड्रेस नहीं हो सकेंगे। सोल्यूशन के लिए जरूरी है कि आप लोग की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे बड़ी बात इंटरलिंक करता है कि कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं किए गए अब तक 2 सालों में, फिर हम वही बात जो है उसको बहस को लेकर बैठ जाएंगे। देखिए, मेरे सीनियर ने जो बातें की उस पर मैं काफ़ी बातें जो है उनकी एग्री करता हूँ कि ये जो 30-40 साल में जो कराची का बिगाड़ हुआ उसमें सबसे बड़ी वजह क्या कि जितने जो ये सिविक एजेंसीज थी, जितने सिविक बल्दियाती इदारे हैं, उनमें पॉलिटिकल भर्तियाँ हुई। अब आप एग्जाम्पल ले लें कि सबको पता है कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड में 3,500 से 4,000 वर्कर्स की ज़रूरत है और वहाँ तकरीबन 9-10 हज़ार वर्कर्स हैं। इसी तरीके से आप KDA में चले जाएं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में चले जाएं, तो ये जितने इदारे हैं ये अपना काम करने में नाकाम रहे और ये सारे इदारे में हर इदारे में एक करप्शन की आपको एक अजब कहानी मिलेगी। तो देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जितने इदारे हैं इनका एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए। KMC, DMC, आपके वाटर बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो इनको पैसा मिला है वो लगा कहाँ है। अब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 साल से सूबा सिंध पे हुकूमत है, इनका क्रेडिबिलिटी इश्यू है, इनके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े चार्जेस हैं जिसकी वजह से पूरे सिंध में डेवलपमेंट बजट नहीं लगा। अब आपको पता है कि जो इनका बजट है तकरीबन पिछले 12 साल का 8,500 अरब रुपए का, मैं मोटा मोटा आपको फिगर बता रहा हूँ कि 8,500 अरब रुपए का जो इनका बजट था उसमें तकरीबन 2,500 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट था। तो आपको यह लगता है कि सिंध में लगाया है कि 2,500 अरब, अगर ये होता तो आपको आज कराची का मास्टर प्लान भी होता, आपके कराची में मास ट्रांजिट भी चल रही होती, बसें भी चल रही होती, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट भी हो गया होता, कैमरास भी लग गए होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं लगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि और हमने जो मेगा प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया है, जो कराची की बेसिक नीड्स है, उसमें पानी, सीवरेज, आज आप नाले साफ करा ले, अगर आप उनके परमानेंट सॉल्यूशंस पे नहीं जाए, कल को फिर बारिश आएगी, फिर यही हालत होगी। तो हम जा रहे हैं परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए। और ये मेरे सीनियर ने पूछा कि इस पे बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं कि कौन खर्च करेगा। वो कल बिलावल साहब ने कह दिया कि हम 800 अरब रुपए खर्च करेंगे। भाई, आप 1,600 अरब रुपए खर्च करें, आपको किसने मना किया है? मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं कि जो 1,100 अरब रुपए है, इसमें वफाक जो है वो 736 अरब रुपए जो है वो वफाक के है। ये मैं आपको अभी की डिटेल्स बता रहा हूं, जिसमें से 300 अरब रुपए जो है वो रेलवे के लिए, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए, 250 अरब रुपए नाला की रिवैम्पिंग, नाला की सफाई, परमानेंट सोल्यूशन, और जो वहां एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है और उसका रीसेटलमेंट प्लान है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा 130 अरब रुपए वो रेलवे के लिए जो आपका रूट बन रहा है इधर से आपका KP पोर्ट, कराची पोर्ट से पिपरी तक का, वो भी ये करे। तो टोटल ये 736 अरब रुपए जो हैं ये वफाक के हैं। तो देखिए, वो अगर पीपल्स पार्टी काम करना चाहती तो करे, लेकिन हमने ओनरशिप लिए और इसके साथ साथ जो टोटल जो 1113 अरब का पैकेज है उसमें मेन रोड हैं, सीवरेज लाइन है, क्योंकि आपका सीवरेज लाइन सिस्टम तबाह हुआ है। ठीक है, पूरी दुनिया में ये नहीं होता कि जो आपका ड्रेन स्टोरेज का जो सिस्टम है उसमें आपने सीवरेज लाइन ज्वाइन कर दी है। तो ये सारा रिवैम्पिंग करने की है। जिस तरह आपको मैं सादा अल्फाज में बताऊं कि कराची को रिकंडीशन में वापस लाना है, पूरा तबाह हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। अच्छा वसीफ साहब, बिलाल साहब ने तो डिटेल बताई कि पैकेज जो पैसे मिल रहे हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी और कौन कौन सी जगहों पे लगेगी, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब ने अपने मैनिफेस्टो में जो बात की थी वो एहतसाब की बात की थी, फिर हम देखते हैं वो करप्शन की भी बात करते हैं, NRO की भी बात करते हैं। अब आपने बात की है कि जी फंड्स कहाँ खर्च होंगे, कैसे खर्च होंगे, इदारों में रिफॉर्म्स नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस का नहीं है। अब अगर ऑडिट करने पर आएंगे तो फिर काम कब करेंगे, कौन से मसले को पहले एड्रेस करना चाहिए, कहाँ पहले काम करना चाहिए था? भाई, ऑडिट भी तो वही करेंगे जिन्होंने खर्च करने हैं या जिन्होंने पॉलिसियां बनानी है, वो कौन सा मिज़ीक से आएंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना कि विफाक इतने पैसे डाल रहा है और सूबा इतने पैसे डाल रहा है, ये पेपर पे अच्छा लगता है ये कहना कि विफाक इतना और सूबा इतना,
बेसिकली विफाक और सूबों का जो ताल्लुक है वो मशरकी खानदान के जो मियां बीवी हैं उनका है कि विफाक जो है उसके पास सारे पैसे होते हैं, वो बीवी को घर चलाने के लिए खर्चा देता है और बीवी जो है वो फिर अगले दिन कहती है कि ये मैंने आपके लिए शर्ट खरीदी। इनफैक्ट वो शर्ट जो खरीदी वो जो पैसे जिस पैसे से खरीदी वो हामिद ने उसे दिया है ना, तो अब उसको आप कह रहे हैं कि ये सूबे का पैसा है। वो भी विफाक ने जो डिविजिबल पूल है, जो सारे रिसोर्सेज मिला के जिसमें विफाक का इतना शेयर बनता है, सूबा का इतना शेयर बनता है, वही पैसा तो है ना। कोई सूबा अलग से आसमान से तो नहीं तोड़ के लाया होगा, दरख्तों से तोड़ के नहीं लाया होगा। तो कान को इस तरह पकड़ लें या उस तरह पकड़ लें, तो मुझे तो ये बहस ही जो है बेमानी लगती है कि किसका पैसा। असल मसला है पैसा है। अच्छा, पैसा आ गया जनाब 1 ट्रिलियन रुपए। अब उसमें से जो तरक्याती काम करेंगे वही ठेकेदार होंगे ना भाई, जो आज तक करते रहे हैं तरक्याती काम, सड़कें जो बनाते रहे हैं, जो पुल तामीर करते रहे हैं, वही ठेकेदार होंगे। तो सर वे लोग कहाँ से लेकर आए सर? वो चोर तो जी, वही सैंक्शंस करने वाले होंगे जी, वही बिल पास करने वाले होंगे। 100 रुपए में से 40 रुपए तो बिल्कुल जायज सीधे सीधे जेबों में जाते हैं, ये जायज है। अगर और शुक्र अदा किया जाता है कि सिर्फ 40 पे बात रह जाए, 60 पे और 70 पे ना चली जाए। ये जो सूरत हाल है, इसका बेहतरीन हल ये है जो कि परवेज मुशर्रफ ने तजर्बा करने की कोशिश की थी जब ज़लज़ला आया था 2005 में। तो उन्होंने एक कहा कि जी हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट में रोजाना के हिसाब से कि इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ, किसने खर्च किया और किस जगह पे खर्च हुआ। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे कोई भी आम शहरी जाके अप्रोच करके देख सकता है, एक एक पैसे का हिसाब ले सकता है। लेकिन वो प्रोजेक्ट बातें की नजर हो गया, वो नहीं चल सका। अगर वो सीरियसली प्रोजेक्ट चल जाता तो वो एक मिसाल बन जाता। इसी तरह मेरी तजवीज ये है कि ठीक है, आपने कहा कि लोग तो वही होंगे, हम कहाँ से लेके आए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, हम वही लोग होंगे, लेकिन उनको हम बांधें कैसे, उनको मजबूर कैसे करें, उसका तरीका ये है कि जैसे आपने कहा 1 ट्रिलियन डॉलर, आप एक वेबसाइट बना दें जो हर वक्त अपडेट होती रहे कि जी फला फला प्रोजेक्ट के लिए इतनी एलोकेशन है, अब तक इतने पैसे निकले हैं, इसकी लागत इतनी है, इतने फला को दिए गए हैं, जाके कोई भी उस वेबसाइट को अप्रोच कर ले। जब मैं और आप उस वेबसाइट को अप्रोच करेंगे तो उसके बाद गबन करप्शन का रेशो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन उसी हिसाब से ड्रॉप हो जाएगा। वो ऑन स्क्रीन एहतसाब हो रहा होगा रियल टाइम में। अगर कोई माइकल सिर्फ यही काम कर दे तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा कारनामा होगा। ठीक है मुसर साहब, ब्रेक ले लेंगे और ब्रेक के बाद जो है इसी सवाल का जवाब ये जो वेबसाइट की आपने तजवीज़ दी है बिलाल गफ्फार से पूछेंगे कि क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है। इस पर हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही कराची के मसाइल जिनका सलूशन निकाला है इमरान खान साहब ने। 1100 अरब जो है उसका अनाउंसमेंट कर दी गई है। 24 प्रोजेक्ट भी हैं जो कि कुछ प्रोजेक्ट्स विफाक के अंडर है और कुछ सूबे के अंडर है। बिलाल साहब, हम बात कर रहे थे, वसत साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि एक वेबसाइट बना लेते हैं और उसमें जो है वो आपकी हर चीज़ जो है अपडेट होती रहेगी। जो भी फैसले किए गए, इमरान खान ने कहा कि उसकी निगरानी जो है वो प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी करेगी। तो सर ये इसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़, कमेटियाँ तो पहले भी बनती गई हैं लेकिन कमेटियों से हासिल क्या हुआ? देखें, जो वसतुल्लाह साहब ने कहा मैं उनसे टोटली 100% एग्री करता हूँ। बल्कि मैं तो इससे 2 स्टेप्स आगे जाता हूँ कि आप रोज़ की प्रोग्रेस भी बताएं कि जो टाइमलाइन के साथ कि ये प्रोजेक्ट इस वक्त स्टार्ट हुआ और इसका एंड ये टाइम है, और आप हर वीकली या आप है ना प्रोग्रेस रिपोर्ट दें कि ये प्रोजेक्ट कितना परसेंटेज जो है वो कंप्लीट हो गया, और उसको आप लिंक कर दें कि कितने उस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स एलोकेट हुए उसको एक्सपेंडिचर से। अगर है ना उस प्रोजेक्ट में 100 रुपए खर्च होने किसी प्रोजेक्ट में 2 साल में, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले
6 महीने पहले 1 साल में 50 रुपए लगने हैं और पहले 3 महीने में 25 रुपए लगने हैं, तो आपको 3 महीने में पता चल जाएगा कि उस प्रोजेक्ट का 25% काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये पूरा एक टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, यही हमारा जो हमारा आइडिया है कि जो आपने पूछा कि कमिटीज क्या बने। देखिए ऊपर एक कमिटी है जिसमें 3 मेंबर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं और 3 मेंबर्स फेडरल गवर्नमेंट के हैं। उसके नीचे जो कमिटी है कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, ये उसी तर्ज की है जो एनसीओसी की कमेटी बनी थी, जिसमें आपके तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे जो ये इंश्योर करेंगे कि चीजें सही इम्प्लीमेंट हो, एग्जीक्यूशन हो, और जो ऊपर जो कमिटी बनी है वो ओवरसाइट कमिटी होगी। तो ये एक पूरा एक मैकेनिज्म सेट किया गया है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी और डिलीवर के प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो। देखिए पिछले जो जितना मैं 2 साल में मैं सीखा हूं और जितनी बजट बुक्स मैंने पढ़ी हैं उसमें होता ये कि एक प्रोजेक्ट कंसीव होता है और वो जब प्रोजेक्ट जब जाता है इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए, एग्जीक्यूशन इतनी बुरी है उस प्रोजेक्ट की कि जब वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने आ जाता है तो उसकी कॉस्ट 30, 40, 50% बढ़ जाती है। तो वो और वजह क्या उसकी दो, एक मिसमैनेजमेंट ऑफ और दूसरा करप्शन। तो इसको करप्शन को आपको मिनिमाइज करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। इसीलिए जो फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट खुद खर्च करेगी, किसी को नहीं देगी। वो खुद है ना इसके टेंडर्स और जो ओपन टेंडर्स और जो इदारे हैं जिनके उनके थ्रू ये एग्जीक्यूट होंगे। ये पैसे सिंध गवर्नमेंट को नहीं होंगे कि जिस तरह पहले एनएफसीज के, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि एनएफसीज के थ्रू पैसे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो सही तरीके से लगते नहीं है। और एक और चीज कि देखिए अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि उनको अपना भी रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो पता है कि जो जितने हमारे जो वफाक के ऊपर जो कर्जों की इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, कर्जे की अदायगियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, तो वो अब हमें इसको भी देखना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि प्रोविंस और नीचे बल्दियाती जो जब गवर्नमेंट आएगी वो अपने अगर रेवेन्यूज नहीं बढ़ाएंगे तो जो कराची के मेट्रोपॉलिटन को जो हम कह रहे हैं कि कराची को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाना है तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल ये एक फर्स्ट स्टेप है, अगर इसका इंप्लीमेंट हो गया तो आप एक वाज़े तब्दीली देखेंगे कराची में। ठीक है, आपको लग रहा है ये इंप्लीमेंट हो सकता है? वसत साहब जिस तरह की तजवीज़ इन्होंने दी कि रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्रेस चेक की जाए उस वेबसाइट पर। दूसरा सर मुझे ये भी बता दीजिए कि जो कमेटी बना दी है अब इमरान खान साहब ने कि जो भी फैसले किए जाएंगे उसकी निगरानी में किए जाएंगे, वो कितना सूदमंद साबित होगा? देखिए कमेटियां बनना और तहकीकाती रिपोर्टें बनना और कमीशन बनना पिछले 73 साल में इतनी रद्दी जमा हो चुकी है कि आप जो है वो मतलब अगर उसे सिर्फ भेज दें उस कमीशन की और उनकी रिपोर्टों और उनकी सिफारिशात को, तो कम से कम 5-10 करोड़ रुपए तो मुल्की खजाने में वैसे ही जमा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं ठेंगा, नया कमीशन बन जाता है, उस पर नई कमेटी बन जाती है। और ये सबसे आसान काम होता है, किसी काम को ना करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसकी कमेटी बना दी जाए। जब वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो उस रिपोर्ट पे अमल दरामद के लिए भी एक कमेटी बना दी जाए। यूं जो है बेहतरीन सिलसिला चल पड़ेगा। जो करने की काम है वो करने चाहिए ना बुनियादी तौर पे। मसलन विफाक से 18वीं तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात मुंतकिल हो गए, बड़ी अच्छी बात है। अब जो बाकी जो इख्तियार हैं सूबों से वो निचली सतह में मुंतकिल हो ना पीएफसी के थ्रू। ऐसा तो नहीं है कि जो बल्दियाती इदारे हैं वो ईरानी हुकूमत के हैं या इंडियन गवर्नमेंट के या अफगान गवर्नमेंट के, वो भी तो पाकिस्तान के ही है ना। जिस तरह सूबाई हुकूमत पाकिस्तान की है या विफाकी हुकूमत पाकिस्तान की है, लेकिन बल्दियाती इदारों से ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? और आप ये देखें कितनी शर्मनाक बात है पिछले 73 साल में कि जब जब भी बल्दियाती इदारे रिवाइव हुए हैं किसी सिविलियन हुकूमत ने रिवाइव नहीं किया, हमेशा फौजी दौर में ही रिवाइव हुए हैं। मसलन अयूब खान का बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम देख लें, ज़ियाउल हक का जो है वो बल्दियाती निज़ाम 79 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, जो अब तक वही स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट चल रहा है। फिर परवेज मुशर्रफ ने वो जो नाजिम वाला जो सिलसिला शुरू किया था। सियासी हुकूमतें अमूमन इन इदारों को से इख्तियार वापस लेने की माहिर रही सर है। इसका मतलब तो ये कि सिविल हुकूमत जो है वो निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली नहीं चाहती है।
अच्छा मसला ये कि चले ठीक है मुंतकली नहीं चाहते भैया, अगर आपने इख्तियारात रखे तो फिर उन्हें आप इस्तेमाल भी करें ना। ये बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि एक कंजूस के बैंक बैलेंस की तरह उसे क्यों रखते हैं कि ना वो खुद खर्च करता है, ना अपनी जात से खर्च करता है, ना मेरे ऊपर खर्च करता है, बस वो साफ बना हुआ बैठा है इख्तियारात पे और खजाने पे। तो इससे ना उसका भला हो रहा है, ना आम आदमी का भला हो रहा है। तो ये जो है ना कि जी इख्तियारात आपने बड़े शौक से दे तो लिए ऊपर से, लेकिन आगे आपकी इख्तियार तकसीम करते हुए जान निकल रही है। अगर किसी तरह ये सिस्टम हो जाए कि जी जैसे पानी बहता है ऊपर से नीचे तक, उसी तरह इख्तियारात भी बिना रुकावट ऊपर से नीचे तक जो है बहना शुरू कर दें, तो फिर कमेटियों की तो जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर तो एक मशीनरी बन जाएगी, वो खुदकार तरीके से काम करती रहेगी। और उसके ऊपर ओवरसाइट रख दें कि ये मशीनरी काम सही कर रही है, इसमें तेल सही है, इसकी मेंटेनेंस सही हो रही है, उसके लिए कमेटी बना दें। अच्छा, अब ये जो कराची मिलिट्री लीडरशिप की जो मतलब इन्वॉल्वमेंट है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं मुसद्दद साहब, कराची के हवाले से? मेरा नहीं ख्याल कि ये सिविलियन मामलात में जो है इस तरह से होना चाहिए, जो है इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इससे दो तरह के तासुर उभरते हैं, या तो ये कि सिविलियन है ही नाअहल, उनसे कोई काम जो है बिना आर्मी की मदद के चलता ही नहीं है, या फिर दूसरा तासुर ये उभरता है कि जी आर्मी जो है क्योंकि हर प्रोजेक्ट में अपनी नुमाइंदगी चाहती है, इसलिए सिविलियन अगर अपने मर्जी से कोई काम करना भी चाहें तो बेचारे उनके पास स्पेस ही नहीं। लेकिन सर यहाँ तो मजबूरी हो गई थी ना, क्योंकि डीएचए का हाल आपने देखा, कंटोनमेंट का हाल आपने देखा। आप मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने दोनों बातें की हैं। जी 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 सर, मैंने दोनों बातें की हैं। मैंने कहा दोनों तासुर उभरते हैं कि या तो सिविलियन जो है वो नाअहल है, या फिर आर्मी जो है वो बड़े अब्बा का रोल अदा कर रही है और वो बच्चों को काम नहीं करने दे रही। दोनों तरह के तासुरात नेगेटिव हैं, जो दोनों के लिए, ना सिविलियंस के लिए अच्छे हैं ना फौज के लिए अच्छे हैं। तो मसला ये है कि आप गाइड करें, जहां ठीक नहीं हो रहा वहां बता दें कि यार ये इसको यूं कर लो, लेकिन बच्चों को काम करने दें। अगर आप जो है सिर्फ इस हमारे बच्चे को चलने नहीं देंगे कि ठोकर लगा के गिर पड़ेगा, भाई वो तो गिरेगा, 2 दफा गिरेगा, 3 दफा गिरेगा, 4थी दफा चलना शुरू कर देगा। तो या तो बच्चे पे एतमाद करना सीखें, या फिर बच्चे को बिल्कुल दौले शाह के चूहे में तब्दील कर दें। तो दोनों चीजें नुकसानदेह है ना, तो ये सोचना चाहिए। ठीक है बिलाल साहब, इस सवाल का, इस जवाब का तो आप ही कोई जवाब दे सकते हैं, जो मुसद्दद साहब ने बड़ी डिटेल बात की। क्यों फेडरल सिविलियन हुकूमत के पास इतने इख्तियारात नहीं होते, क्यों वो इतने नाअहल होते हैं कि हर मामले में आवाम को फौज की तरफ देखना पड़ता है, या फौज खुद भी वॉलंटरी आ जाती है काम करने के लिए? जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था और मुसद्दद साहब ने भी बताया कि जिन्होंने जो बात की कि इख्तियारात को ग्रास रूट लेवल तक लाए जाएं, तो मैंने शुरू में भी कहा था कि जो बल्दियाती इदारे हैं इनको फुली एम्पावर करें, और वो क्या है 140 करेगा कौन? ठीक है, ये मेरी बात सुने, हमारी सुप्रीम कोर्ट में हमारी पेटिशन डली हुई है कि आप बल्दियाती जो अब इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें आप मेक श्योर करें कि 140A का ट्रू इम्प्लीमेंटेशन हो, जिसमें आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो। आपको पता है 12 साल से PFC अवार्ड नहीं हुआ सिंध में। अवार्ड तो छोड़े, एक मीटिंग नहीं हुई PFC वो है कि जिस तरह आपका NFC के जरिए सूबा पैसा रिसीव करता है, PFC से तमाम अजला में वो पैसा जाना है। और जब तक वो PFC नहीं होगा, आपका जो एनुअल डेवलपमेंट बजट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स की हुकूमत में नहीं जाएंगे, UC लेवल तक नहीं आएंगे, तो लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। तो आप जितने है ना आप ये मेजर्स ले लें, आपका अल्टीमेट परमानेंट सॉल्यूशन मैं तो ये बता रहा हूँ। ये कि सूबाई हुकूमत की सारी मशीनरी तो इस वक्त अपने बचाव मुहिम में लगी हुई है। आप लोगों ने करप्शन और एहतसाब का खाता ऐसा खोला हुआ है कि वो किसी काम पे फोकस ही नहीं करते। देखें, ये तो उनके बहाने हैं कि नैब हमें काम नहीं करने देती। 12 साल की हिस्ट्री सबके सामने है, कहाँ डेवलपमेंट बजट गया सबके सामने है। तो ये तो चीजें हम कहते हैं कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमने हमारे लेजिस्लेटर्स ने एक जामे लोकल बॉडीज का बिल जो है वो प्रपोज भी किया है, और हम कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो आप बिल पास करवाएं। डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होना चाहिए कराची में, और आपके इतना पावरफुल आपका है ना उसको अख्तियारात दें कि वो पूरे कराची को, बल्कि कराची है और जो दूसरे है ना आपके मेट्रोपॉलिटन या म्युनिसिपल सिटीज हैं उनके ऊपर डायरेक्ट है ना आपके पास अख्तियारात हो। और अभी देखिए क्या होता है कि एक सड़क है, KDA कहती है मेरी नहीं है,
वो KMC कहती है मेरी नहीं है, DMC कहती नहीं मेरी नहीं है। तो आपको इन तमाम इदारों को एक अम्ब्रेला में लाके आपको उनको अथॉरिटी भी देनी है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करनी है। ठीक है, वुसत साहब आपने बल्दियाती इंतखाबात की भी बात की और लेकिन सर मेरा सवाल यहाँ पर यह कि 18 इदारे इस वक्त हैं कराची में, आपको लगता है कि वो इदारे बस सो कॉल्ड इदारे ही, कोई काम तो होता नहीं? मेयरशिप अभी खत्म हुई है, अब दोबारा अगर हम बल्दियाती इंतखाबात की बात करें, हल्का बंदियों के हवाले से भी आज फैसला महफूज कर लिया गया है, तो क्या कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए कराची का, उसी की सुपरविजन में सारे इदारे होने चाहिए, काम होना चाहिए, ये बेहतर नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेयर होता किस लिए है और मेयर के इख्तियारात क्या होते हैं, ये आपको दिल्ली का मॉडल जो है, जो अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी का मॉडल है, वो फॉलो करना पड़ेगा। बॉम्बे का मेयर जो है वो कितना पावरफुल है, इस्तांबुल का कितना पावरफुल है, लंदन का कितना पावरफुल है, सारे इख्तियारात उसी के पास होते हैं, वही सरचश्मा होता है और उसके ऊपर एक रेगुलेटरी कोई बॉडी होती है। तो अब फर्ज करें मसलन लंदन की मिसाल है, वहाँ और मेयर का नाम है सादिक खान। अच्छा, सादिक खान जो है, अब जरा इमेजिन करें कि आधा लंदन जो है वो कैंटोनमेंट पे मुश्तमिल हो, कैंटोनमेंट बोर्ड पे मुश्तमिल हो, आधा लंदन जो है वो लंदन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास हो, तो आपके ख्याल में क्या होगा? लंदन में सड़कें टूट जाएंगी, गटर उबल पड़ेंगे, हर आदमी दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना पड़ेगा। तो ताकत का सरचश्मा इलेक्टेड हो, मेयर हमेशा इलेक्टेड होना चाहिए ताकि किसी को एतराज ना हो कि ऊपर से तोबा गया है। इलेक्टेड हो और फिर ताकत उसे दी जाए, उस पर एतमाद किया जाए और उस पर एक जो है विजिलेंस या चेक का कोई सिस्टम बना लिया जाए और वो भी इन हाउस ही हो तो ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद फिर उससे कहा जाए कि बच्चे ये चीजें हैं, तुझे जो करना है कर। उसको ये ना किया जाए कि पहला ही स्टेप वो ले, अरे 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 ये ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं करते, अरे 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 तुम कहाँ जा रहे हो, अरे अरे ये तुम क्या कर रहे, ऐसे मत करें। उसको करने दे जो वो करता है और उसके बाद जो है फिर अगर वो गलत कर रहा है तो लोग जो है जो भुगत रहे हैं वो उसकी तबीयत साफ कर देंगे वोट के जरिए या किसी भी प्रोसेस के जरिए। प्रोसेस चलने दें। शुरू में होता ये है कि जब आपने पता नहीं ऑब्जर्व किया है या नहीं, मैं नलके की मिसाल देना चाहता हूँ कि जब घर में नलका लगता है बोरिंग के बाद, तो शुरू में 2-3 घंटे उसमें से कीचड़ वाला पानी आता है जी। अच्छा, कीचड़ वाले पानी जब आ रहा हो तो एक तो तरीका ये है कि मैं पैनिकी हो जाऊं कि वो ये तो धोखा हो गया, ये तो कीचड़ वाला पानी आ रहा है, मैं उसे नलके को ही बंद कर दूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं सब्र से बैठा रहूं, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रंगत तब्दील करता करता 2-3 घंटे बाद उसी नलके से शफाफ पानी आना शुरू हो जाएगा। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो है, इलेक्टेड प्रोसेस का भी यही होता है कि शुरू में कीचड़ भी आएगा, गंदा पानी भी आएगा, लेकिन 2-3 प्रोसेस के बाद पानी शफाफ आना शुरू हो जाएगा। तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए और ये सिस्टम जो है इसी तरह ही चल सकता है, वरना कोई और दूसरा रास्ता नहीं। अच्छा मुसद साहब, लाइटर नोट पे एक बात करूंगी, क्या पीटीआई हुकूमत भी अभी उसी प्रोसेस से गुजर रही है? कौन किस प्रोसेस है? पीटीआई हुकूमत अभी उसी प्रोसेस से गुजर रही है जो आपने नलके वाली मिसाल दी है कि मतलब अभी गंदा पानी आ रहा है, अभी हमें सब्र करना चाहिए। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसे चलने देना चाहिए। अगर आज किसी को लगता है कि इमरान खान जो है वो कठपुतली है, तो हो सकता है कि कल जो इंतखाबात हो उसमें जो अगला आए वो कम कठपुतली हो, तीसरा इलेक्शन हो तो वो ज्यादा खुद मुख्तार हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोसेस ही रोक दें आप। ठीक, बिलाल साहब, अब हम बात कर रहे हैं कि लाजमी से शुरू में हमने बात की कि रातों रात जो है वो बिगाड़ दुरुस्त नहीं हो सकता, बड़ा टाइम चाहिए। इमरान खान साहब ने एक टाइम दिया 1 साल से लेकर 3 साल तक। अब जरा कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे बता दें। आपने कहा था कि 24 प्रोजेक्ट्स हैं, कितने वफाक के अंडर हैं और उसको किस तरह एड्रेस किया जा रहा है, उसकी फंडिंग कहाँ पर किस तरह होगी? बिल्कुल, देखें अभी भी आज हमारी मीटिंग्स भी थी और अभी की जो मेरे पास डिटेल्स हैं कि जो टोटल जो वाटर सप्लाई का जो 92 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो उसको जो K4 का है, जो पानी जिससे इंशाल्लाह ताला कराची को मिलेगा उसका 50-50% है। तो 46 बिलियन उसका वफाक का हिस्सा है और 46 बिलियन जो है वो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो ये तो वाटर सप्लाई का आ गया।
इस तरह से जो आपकी जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज का है उसके लिए 267 है। तो जाहिर है उसमें आपने जितनी जो सीवरेज लाइन्स है उसको पूरा रिवैम्प करना है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि वाटर सप्लाई, मास ट्रांजिट, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स और सीवरेज, ये 6 मेन सेक्टर्स हैं जिसके टोटल 1113 अरब रुपए रखे गए हैं। और इसमें अभी पूरी डिटेल्स भी आ गई हैं वफाक की तरफ से कि उसमें 736 अरब हमारे हैं। इसमें जो फंडिंग आपने पूछी, इसमें ऑब्वियसली जो फेडरल PSDP है वो होगा। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का हम होपफुल है कि जो बहरिया टाउन से जो रिकवरी हुई है वो भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट की डिमांड है कि वो भी कराची में लगे जाएं। तीसरी कि जो आपके मल्टी इलेक्ट्रल डोनर्स हैं, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, और इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के भी हैं। तो ये टोटल मिलकर इसमें जो है ना तकरीबन 736 अरब रुपए का जो है वो वफाक का शेयर बनता है। और आज K4 के लिए पहली मीटिंग भी हो गई और आपका जो रेलवे मिनिस्ट्री और असद उमर साहब की जो है ना वो भी आज मीटिंग हो गई कि जो आपका जो सर्कुलर रेलवे है उसको किस तरह लेने जाना है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, बल्कि ये आप खुद देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में कि किस जो फास्ट ट्रैक प्रोसेस से ये काम होंगे। तो इंशाल्लाह ताला कराची की आवाम भी इनको एक प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि ये वो वाली पहले वाली बातें नहीं है कि जो 2014 या 2012 या उससे पहले जो है वो कराची में पैकेजेस आते थे और वो लगते भी नहीं थे और करप्शन की नजर लग गए। हमें हमारे MNAs को है ना कुछ फंड्स मिले, हमने हमारे इलाकों में काम करवाया। बिलाल साहब, वो एक जहाँ पे डिस्कशन जो है वो तवील हो जाती है, बहस छिड़ जाती है, ये सियासत का अंसर जो आ जाता है। अभी आपने देखा कि असद उमर साहब ने बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट थी 68% कौन दे रहा है, सिंध दे रहा है, वफाक दे रहा है, एक सियासत शुरू हो गई उसमें। ये वर्किंग रिलेशन, आप लोग वर्किंग रिलेशनशिप को किस तरह देखिए शाजिया, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि अगर बिलावल साहब कहते हैं 800 हम देते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि 800 नहीं 1600 कर दें, लेकिन इसमें सियासत ना करें। आपका ये काम है कि हमें कराची में बल्कि पूरे सूबे सिंध में आपको डिलीवरी करनी है। अच्छा, कराची पीपल्स प्लान भी शुरू किया है पीपल्स पार्टी ने, उसकी टाइमिंग को किस तरह आप देखें? ये इनका तो देखिए टाइम, एक अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो करने दें, लेकिन वही बात आती है कि ट्रांसपेरेंसी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन 12 साल में अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है ना मनवाने में नाकाम रहे हैं और बहुत सीरियस करप्शन चार्जेस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे हैं, क्योंकि आपने देखें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक टाइमली एग्जीक्यूट नहीं होते, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और जो सिस्टम है वो सिस्टम को आपको पूरा रिवैम्प करना है। आपको इंश्योर करना है कि जो टैक्स पेयर मनी है ये सही जगह पे लगे और आपके जब तक टाइमली एग्जीक्यूशन नहीं होंगे प्रोजेक्ट्स की, आप में ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। अच्छा, एक डेडलॉक था, हमने देखा वो डेडलॉक भी आज टूटा। आज CM साहब ने खत भी लिखा है, इमरान खान साहब को दूसरा खत लिखा है और दूसरा उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कराची दौरे के हवाले से। चीफ मिनिस्टर साहब बड़े है ना कंप्लेन करते थे, अच्छी मुलाकात नहीं करते थे ना इमरान खान साहब। इमरान खान साहब भी आके तो अकील करीम रेड्डी और खास लोगों से मुलाकात करते थे। अच्छी बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे भी थे, एक अच्छा गेस्चर है और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है, लेकिन इसका क्रेडिट आप तमाम स्टेक होल्डर्स को मैं देता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फेडरल हुकूमत ने कराची को ओन किया है, क्योंकि कराची की आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रही है और एक हिस्टोरिकल मैंडेट आया। आपको पता है पहले कराची को मैंडेट किस तरह आता था और किसको दिया जाता था, लेकिन इस बार जो हमारे जो न्यू फेसेस हैं, जो नई लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और हम डेडिकेटेड है और कमिटेड है कि कराची में हम चेंज लेकर आए। आखिरी मैं एक बात बोलूंगा कि मैं कराची की आवाम को कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ कि घबराना नहीं है आपने। अच्छा, वो तो इमरान खान साहब कहते ही रहे, लेकिन ये बताएं इमरान खान साहब नेक्स्ट विजिट कब कर रहे हैं कराची के? जब जरूरत पड़ेगी आएंगे, और हमने ये कोई इसका टाइम फ्रेम मैं नहीं दे सकता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी, इमरान खान कराची के लिए अवेलेबल है। ठीक है, बिलाल गफ्फार साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हाफिज नईम साहब किसी एक अहम इशू में जो है वो स्टक हो गए, उनका मैसेज आया, बहुत माजरत की क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में उनका तारुफ करा दिया था, इसलिए यहाँ वाज़ेह करना ज़रूरी था। बहरहाल नाज़रीन, कराची के हवाले से ऐलानात बहुत हुए, हो रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन कराची वाले अब इसको इन एक्शन देखना चाहते हैं। प्रोग्राम से शाजिया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।